बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CSSPMS मटेरियल अवेलेबल हेयर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान करके टॉपिक्स को शेयर किया जा रहा है, तो आप सिर्फ समझने की कोशिश करें बहुत ही आसान उर्दू में, और ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। जैसा लिखा है एज इट ऐसा ही इंग्लिश में, ऐसे ही सेंटेंस जैसे उर्दू में लिखे हुए हैं ना, ऐसे ही इंग्लिश में मिले जाएंगे आपको, और आप देखें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। अब आप देखें कि हमारा जो इससे पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, उसका ये पार्ट 2 है वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो उस लेक्चर में आखिर में हमने बात की थी कि बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल एम्पायर थे, लास्ट मुग़ल एम्पायर, उनके आँखों के सामने उसके दो बेटे और उसके एक पोते को मार दिया गया था। फिर बहादुर शाह जफ़र को रंगून में भेजा गया था, वहाँ पे 1862 में ये फौत हो गए। उसके बाद जो आगे आज हम डिस्कस करेंगे वो है नेक्स्ट टॉपिक नहीं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से मतलब कि कैसे स्प्रेड हुई इंडिया के कुछ इलाकों में, जंग होती गई, कहाँ कहाँ तक गई, कौन कौन से इलाकों में हुई। तो नेक्स्ट इलाका जहाँ पर ये जंग छिड़ गई तो वो था कानपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कानपुर टॉपिक है। अभी चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं कानपुर में कैसे हुआ। चलो देखें कानपुर में ये जंग आज़ादी की कैसे स्ट्रगल की गई और कैसे जंग ये शुरू हुई। कानपुर में आज़ादी की जंग के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए नाना साहेब ढांडू पांट स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि पेशवा बाजीराव टू थे। पेशवा बाजीराव टू थे, ये एक बादशाह थे, ये किंग थे। ठीक है, तो इसने नाना साहेब ढांडू को पाला था, गोद लिया था। ये भी एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन हमारा इस हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा सिर्फ ये देखना है, ये सेंटेंस बस याद कर लो लिखने के लिए। कानपुर में जो जंग हुई थी ना, वो कैसे हुई थी, तो ये नाना साहेब की ने की थी। यहाँ पर ढांडू पंडित ने ये जंग की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, इसको गोद लिया था पेशवा बाजीराव ने टू ने। तो आगे चलें तो क्या हुआ, पहले ब्रिटिशर्स इनके पास आए तो ब्रिटिशर्स को इसने, नाना साहेब ने बहुत बड़ी रहमदिली दिखाई, वेलकम किया, अच्छी तरीके से रहमदिली दिखाई ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन जब इसने सुना के, नाना साहेब ने सुना कि ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों ने गैर इंसानी रवैया किया इंडियंस के साथ, जनरल ओ'नील के साथ, मतलब कि जनरल ओ'नील था, ये ब्रिटिशर्स था। ठीक है, तो जनरल था उस वक्त, इंडियंस के साथ कर रहा था, क्या कर रहा था, ये सुन के गैर इंसानी सलूक कर रहा था उनके साथ, मतलब कि उनके साथ जुल्म कर रहा था एक किस्म का। तो क्या हुआ कि देखो, नाना साहेब ने ये सुना कि ब्रिटिशर्स, जनरल ओ'नील इंडियन के साथ गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया है, उनके साथ जुल्म किया है। ये सुन के नाना साहेब गुस्से में आ गया एंड सब ब्रिटिशर्स को मार डाला। तो गुस्से में आकर इसने सारे ब्रिटिशर्स को मार डाला। फिर जनरल हैवलॉक, ये भी एक अंग्रेज था, जनरल था। ठीक है, तो कैप्चर किया कानपुर को, नाना साहेब को शिकस्त देते हुए। तो ये जंग कानपुर में इस तरह से शुरू हुई थी कि जनरल हैवलॉक ने फिर कैप्चर किया था कानपुर को। नाना साहेब हुक्मरान थे उस वक्त कानपुर के, तो अंग्रेज़ ने इसको शिकस्त देके
कब्जा कर लिया। गरम गोशी मुकाबले के गरम गोशी मुकाबला मतलब कि एक जंग थी, मुकाबला था, गरम गरम ताज़ा ताज़ा बैटल। जंग में क्या हुआ, जून 17 1857 को हुई थी ये जंग, नाना साहेब और जनरल हैवलॉक के बीच में। तो ब्रिटिशर ने शिकस्त दे दी नाना साहेब को। फिर से क्या हुआ, इसके बाद ये इस तारीख को हुई थी जंग, जून 17 1857 को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नाना साहेब टांटिया टोपी के मदद से रिकैप्चर्ड किया कानपुर को, ठीक है। फिर से अंग्रेज़ों को नाना साहब ने शिकस्त दी। पहले अंग्रेज़ों ने दी, फिर नाना साहब ने दी, फिर से कब्जा कर लिया किसने, नाना साहब ने। तो उसके बाद कानपुर को हासिल कर लिया नवंबर 1857 को, पर नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ये लंबे अरसे तक कब्जा नहीं कर सका और ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर से डिफीट किया उनको। एक फ्यूरियस फैरसी वार्स मतलब कि ज़बरदस्त वार हुई थी दिसंबर 1 to 6 1857 तक नाना साहेब फ्लिट। तो इस जंग दिसंबर 1 से लेकर 6 तक ये जंग चली थी, ज़बरदस्त जंग चली थी नाना साहेब और अंग्रेज़ों के बीच में। लेकिन उसके बाद नाना साहेब भाग गए नेपाल की तरफ, शायद ये नेपाल की तरफ भागे और वहाँ पर जाके शायद ये मर गया था। जबकि टांटिया टोपी ने हिजरत की तलपी की तरफ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसके आगे जो टॉपिक्स मतलब कि ये जंग चलती आ रही है, कानपुर से शुरू हुई, अब नेक्स्ट लखनऊ में जाके पहुंची जंग। आगे देखते हैं लखनऊ में, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नाना साहेब कानपुर में थे और ब्रिटिशर्स आए, इनको अच्छी तरह से वेलकम किया, लेकिन बाद में रहमदिली दिखाई। लेकिन जब सुना कि हिंदुस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ ये गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो उन ब्रिटिशर्स को मार डाला। फिर ब्रिटिशर्स का एक गवर्नर था वो मर गया, फिर दूसरा हैवले को आया, उसने कब्जा कर लिया। फिर से नाना साहेब फिर से जंग की, फिर इसको फिर से मतलब कि कानपुर हासिल कर ली। फिर ऐसे ऐसे चलते ये हिस्ट्री चलती आई, ठीक है। तो अब देखें फिर लखनऊ में जंग कैसे हुई। लखनऊ में इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल, नवाब और वाजिद अली शाह जो चीफ कमिश्नर थे वो थे हेनरी लॉरेंस, sought refuge with the 100,000 English मतलब कि अंग्रेज and the 700 Indian soldier inside the residency। अब देखें लखनऊ में नवाब और वाजिद अली शाह ने स्ट्रगल की थी इंडिपेंडेंस के लिए। आप देखें जो चीफ कमिश्नर थे और जो सर हेनरी लॉरेंस थे, इन्होंने पनाह मांगी 1000 अंग्रेज़ों और 700 हिंदुस्तानी सोल्जर्स के लिए राइशगाह में, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ के अंदर, पर हिंदुस्तानियों ने कोई रियायत नहीं की और ज़्यादातर अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया। इसमें शामिल थे सर हेनरी लॉरेंस और बदनाम अंग्रेज़ जनरल ओनील। एट लास्ट आखिरकार जनरल इन चीफ और जनरल इन चीफ था जनरल कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ की तरफ रवाना हुआ और मार्च 1857 में एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद इस पे कब्ज़ा कर लिया।
आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तानियों ने पहले पनाह मांगी थी लखनऊ में आकर, और हिंदू और सान मतलब कि अंग्रेज़ों की फ़ौज इंडियंस को भी भर्ती किया था ना अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज के अंदर, तो उसके साथ पनाह मांगी आके लखनऊ में राजगाह के अंदर हिंदुस्तानियों के साथ। लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया, और तो वहाँ पे हेनरी लॉरेंस थे और ओनील थे, इनको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद कमांडर इन चीफ जो जनरल कॉलिन कैंपबेल थे ने इसने लखनऊ की तरफ रवाना हुए थे, और मार्च 1858 में एक ज़बरदस्त वार लड़ी। इसके बाद लखनऊ पर कब्जा कर लिया। अब नेक्स्ट है झांसी एंड ग्वालियर, मतलब कि झांसी की एक रानी थी, उसको और ग्वालियर को आओ डिस्कस करते हैं। अब आप देखें झांसी की रानी और ग्वालियर सेंट्रल एशिया में बागियों और इनकलाबी जो थे, जो कि इंडियंस थे, जो कि जंग कर रहे थे इंडिया में। जंग से मतलब कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी ना, ये छिड़ती जा रही थी, जिड़ती जा रही थी। तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना की पूरी कोशिश हो रही थी, हर जगह पे यहाँ से अंग्रेज़ों को निकाला जाए। इसलिए जंग थी, आज़ादी की जंग थी, कि जहाँ जहाँ जिस जिस इलाकों में जंग थी ना, उन लोगों ने इनकलाबी बन के उठे और उन शहरों से, जैसा कि लखनऊ का, मैंने बिहार का, इन इलाकों से इंडियंस ने, हिंदू मुसलमान ने मिलके आवाज़ उठाई ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। इसलिए ये बातें हो रही हैं। ये मेन पॉइंट आपको समझनी चाहिए कि ये एक एक शहर को हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया जो बीच वाली इंडिया का एरिया है सारा, जिसमें आप मैप में सर्च करना सेंट्रल इंडिया, आपको पता चल जाएगा। और जहाँ पर जंग हुई थी, बागी जो इंडियंस थे जो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, इनकलाबी जो थे, और इनकलाबी की लीडर झांसी की रानी थी। सेंट्रल एशिया में बागियों इंडियंस के इनकलाबी जो थे, उनके लीडर्स झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी। ठीक है, जनरल सर ह्यूज रोज ने अटैक किया था मार्च 1858 में, लेकिन बहादुर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज जनरल को काफ़ी देर तक बेचैन रखा, रोके रखा। इसने टांटिया टोपी की मदद से, टांटिया टोपी देखो अभी जिंदा है, उसके बाद जो एक सिटी से दूसरी सिटी हिजरत की थी, फिर वापस ने इस शहर में आके इसकी मदद कर रहा था लक्ष्मीबाई की। तो देखें, ब्रिटिशर्स फौजियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। टांटिया टोपी की मदद से लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी थी जो लक्ष्मीबाई, मतलब कि इस टांटिया टोपी की मदद से मुश्किलात पैदा की ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। दोनों ने कई सारी कामयाब जंगें लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। मतलब कि ये सारा प्लान था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से कैसे भगाया जाए, हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, एक एक सिटी से अलग अलग बगावत हो रही थी, मुश्किलें पैदा की गई अंग्रेज़ों के लिए। दोनों ने मिलके सारी जंगें, कामयाब जंगें लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। रानी लक्ष्मीबाई और टांटिया टोपी के क़यादत में, मतलब कि इसके नीचे, इसके अंडर जो जंग चल रही थी, जो इसके नीचे बागियों और इनकलाबी लोग थे, वो इनके अंडर थे। ठीक है, तो इसकी क़यादत में अंग्रेज़ों और इनकलाबियों के दरमियान 11 जून से 18 जून 1858 एडी को, ईस्वी को, एडी ईस्वी तक एक ज़बरदस्त जंग चली। 11 जून से लेके 18 जून तक, ठीक है, एक ज़बरदस्त जंग लड़ी गई। लेकिन दोनों के पर्सनल ज़ाती महारत
दोनों की ज़ाती महारत थी, अलग अलग थी। रानी और टांटिया टोपी अंग्रेज़ के हुक्म पर वसाइल का मुकाबला ना कर सके। मतलब कि दोनों के अगले अपनी अपनी होती स्ट्रेटेजी अपनी थी, अपने वसाइल नहीं थे इतने जितने अंग्रेज़ों के पास थे। तो उसी तरीके से उन दोनों को यहाँ पर शिकस्त दे दी गई। टांटा टोपी को ग्वालियर के चीफ मान सिंह ने धोखा दिया था। वहाँ पर ये गया तो उसने इसी तरीके से उसको फंसाया। तो मान सिंह ने धोखा दिया और अंग्रेज़ के हाथ आ गया। इसके बाद टांटा टोपी इस 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। टांटा टोपी को ग्वालियर के चीफ थे ना, उसने मान सिंह उसका नाम था, उसने टांटा टोपी को टांटी टोपी नाम है इसका टांटा टोपी, तो इसने धोखा दिया और अंग्रेज़ों के हाथ दे दिया। तो इसको अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी टांटी टोपी को। तो आगे देखते हैं। तो आगे बिहार था, ठीक है। ये था झांसी की रानी और ग्वालियर में जो जंग चली, कहाँ पर चली, ये चली थी कहीं पे सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के बाद बिहार आता है। बिहार में इस रिवोल्ट को कुंवर सिंह एक जमींदार थे जगदीशपुर के, ठीक है। अगर चाहिए कंवर सिंह 80 साल का था, इसकी उम्र थी, ठीक है। कुंवर सिंह के 80 साल इसकी एज थी, लेकिन फिर भी इसने बगावत में नुमाया किरदार अदा किया। इसने ये लड़ाई ब्रिटिशर से बिहार में लड़ी और उसके बाद इसने नाना साहेब की फोर्सेस को ज्वाइन किया। फिर ओहद और सेंट्रल इंडिया अंग्रेज़ों के साथ मुकाबले में हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबले में हिस्सा लिया, ठीक है। तो 27 अप्रैल 1858 को अपने बहादुरी का शानदार रिकॉर्ड छोड़कर इंतकाल कर गए। 80 साल की उम्र में इसने ये काम किया अपने देश के, अपने मुल्क के लिए। तो आप देखें कंक्लूजन, इस जंग का कंक्लूजन क्या होता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ऐसे छिड़ती गई, ऐसे एक एक शहर में, स्टेट में, सिटी में बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, ठीक है। और आखिरकार इस वार जो हुई थी, इसका नतीजा मुसलमानों के ऊपर आया था, जिसके बाद सर सईद अहमद खान आए थे और उसने आगे मुसलमानों की मदद की और ऐसे करते करते पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। अब आप देखें तो यूरोप के तारीखदान ये अभी भी हैं, ये बुक्स हैं कि जो यूरोप के साइंसदान हैं और तारीखदान हैं जो कि लिखते हैं, उसने तारीख लिखी है, वो कहते हैं, ज़्यादातर यूरोपियन हिस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पकड़ी है इन्होंने ये कि हिंदुस्तानी गए थे, कहाँ गया हिंदुस्तानी, चलो देखिए, जो ज़्यादातर यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, मतलब कि जो ज़्यादातर तारीख लिखने वाले लोग हैं, किताब जो बुक्स लिखते हैं, छापते हैं, वो ये पॉइंट पकड़ी है उसने कि हिंदुस्तानी फौजियों की बगावत थी, जो गुस्से में आ गए थे। वो आ गए थे ग्रीस्ड कार्टेजेस जो
था ना, उसकी वजह से ये गुस्से में आ गए थे। इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे उसको, क्योंकि सूअर और गाय से उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था बना हुआ था, और मुसलमानों के लिए सूअर हराम है, काऊ इंडियंस के लिए एक सेक्रेड है, पाक है। तो इसलिए उसको अपने दांतों से चबाकर वो उतारनी होती थी, फिर बंदूक में डाल के लोड करके गोली चलानी होती थी। तो वो गन इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, ना हिंदू मुसलमान, वो उनके मज़हब का बहुत मज़हब के खिलाफ था। तो ये कंक्लूजन में बता रहा है कि ये सारी बगावत इस कार्टेजेस की वजह से हुई थी। इनके ओपिनियन से हिस्टोरियन तारीखदानों थे, यूरोपियन के हिस्टोरियन जो तारीखदान थे, इनके ख्याल से जो यूरोपियन हिस्ट्री वाले लिखते हैं, जो गैर मुतमईन सिपाही, मतलब कि इस कार्टेजेस से मुतमईन नहीं थे सिपाही, जो कि इंडियंस को अंग्रेज़ों ने सिपाही में भर्ती किया था, लो रैंक में भर्ती किया था, आला रैंक पर अंग्रेज़ी बैठे थे। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट था ना, उसमें ये आ जाता है कि कायदे ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या था। 80% जिनका मुल्क है उनको 20% हुकूमत दी गई, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको उनके पास 80% हुकूमत थी। अब देखें, गैर मुतमईन सिपाही जो थे वो मुतमईन नहीं थे, लेकिन फिर भी फोर्स किया जाता था उनको ये कैटेगरीज यूज़ करने के लिए। तो उनको उकसाया गया, भड़काया गया, किसके द्वारा? लैंड लॉर्ड्स और मकामी प्रिंसेस, जो शहजादे थे, जो स्टेट्स के एक प्रिंस थे। मतलब कि उस दौर में बहुत स्टेट थी, बहुत मतलब कि बादशाह थे, हर किसी की अपनी अपनी स्टेट थी, हर कोई अपनी हुकूमत चलाता था। तो एक लैंड लॉर्ड्स थे और एक प्रिंस थे, शहजादे थे, जिनके ज़रिए इन गैर मुतमईन सिपाही थे जो कार्टेजेस के लिए फोर्सेस किए जा रहे थे, उनको इन्होंने फोर्स किया कि ये कार्टेजेस यूज़ करो। और लैंड लॉर्ड्स और प्रिंस शहजादों ने इन सिपाहियों को कहा, भड़काया कि इनको मारो, इनको बगावत शुरू करो, ये गलत है, हमारे मज़हब के खिलाफ है। ठीक है, तो इंडियंस के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इस रेबलियन, इस रिवोल्ट में, इस बगावत में। तो इसका मज़ीद, इसको आप रेबलियन भी कह सकते हैं, रिवोल्ट भी कह सकते हैं, एक ही है, इसकी मीनिंग दोनों की बगावत ही है। ठीक है, तो इस जंग के ये नाम है, इसको रेबलियन, रिवोल्ट कहा जाता है। ये आज़ादी की जंग नहीं थी, ये जंग पूरी इंडिया में नहीं थी, ये इस मज़हब की बेहुरमती करने की वजह से जंग छिड़ गई थी। तो जितनी बगावत कुछ ख़ास इलाके तक महदूद थी, मतलब कि पूरी इंडिया में ये जंग नहीं हुई थी। पूरी इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक सिटी, हर एक जो भी इलाके होते हैं, एरिया होते हैं, उनमें नहीं हुई थी। ये कुछ ख़ास इलाकों तक महदूद थी। ठीक है, तो ये पूरी इंडिया में नहीं थी। लार्ज एरिया था, जैसे कि पंजाब, सिंध, राजपुताना जैसे बड़े एरियाज वाले इलाके गैर मुतासिर रहे, मतलब कि इनको अफेक्ट नहीं हुआ, इनमें जंग नहीं हुई थी, मतलब इनको कोई अफेक्ट नहीं हुआ जंग का। ठीक है, तो भला शुबा ये एक अजीम और बहादुरी, दिलेरी वाली कोशिश की गई थी कंट्री से मोहब्बत करने वाले इंडियंस की ज़रिए फॉरेनर्स के जुल्म वाली हुकूमत को
मतलब कि फॉरेनर्स अंग्रेज ब्रिटिशर्स के जुल्म वाली हुकूमत को रोकने के लिए, छुटकारा हासिल करने के लिए। ठीक है, ये हमारे तारीख का एक शानदार निशान था। जिस कदर हिंदूस और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के लड़े अंग्रेज़ों से अपनी खोई हुई आज़ादी वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लखनऊ के बोटमैन कश्ती वालों की तारीफ करें जिन्होंने बरतानवी फौजियों को दरिया के पार ले जाने से इनकार कर दिया। सिपाही एंड अवाम ने आखिरी दम तक बहादुरी से मुकाबला किया, अगरचा अवाम का जज्बा रहा। अगरचा इस रिवोल्ट बगावत ने इम्प्रेशन छोड़ा था इंडियन पीपल्स के जहनों पर, और इस तरह से एक मजबूत कौम तारीख मतलब के एक मजबूत कौमी मूवमेंट ने एक रास्ता बनाया उरूज का, इंडियन और मुसलमानों के उरूज का रहमवार की मतलब के रास्ता बनाया। ठीक है, एक मजबूत कौमी मूवमेंट के उरूज की रहनुमार की गई इंडिया और मुसलमानों के इस मूवमेंट के थ्रू। यहाँ पे लिखा है ना, अगर इस रिवोल्ट बगावत ने शानदार इंप्रेशन छोड़ी थी जैनों के ऊपर। तो इस तरह से ये जंग यहाँ पर कंक्लूड होती है और यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक है काज़िद वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जंग थी, जंग शुरू हुई कहाँ से कहाँ तक पहुँची और इसने आखिरकार एक अपना नुमाया उरूज वाला इम्पैक्ट छोड़ा इंडिया के अंदर। और अब नेक्स्ट टॉपिक है काज़िद ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जंग किस किस वजह से और कौन सी वो चीज़ें थी जिनकी वजह से ये हिंदुस्तानी मुस्लिम इंडियंस ये गुस्से में आग के अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने लगे। वो क्या वजह थी वो कागज़ देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। ये जैसे ही लिखा था ऐसे ही आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। आप कमेंट्स में जो भी सवाल है, जो बात समझ में आती, मैं कमेंट्स में लिख कर भी आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सलीम हेयर।